हेलो बच्चों, गायत्री ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुरुत्वाकर्षण के विभिन्न मुद्दों को हम पढ़ते आ रहे हैं, एक वीडियो से दूसरे वीडियो तक। उम्मीद है ये सारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आपको मुद्दा समझ में आ रहा होगा। तो आज का हमारा मुद्दा है मुक्त पतन, जिसे हम फ्री फॉल के नाम से जानते हैं। आज हम समझेंगे मुक्त पतन किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में फ्री फॉल कहा जाता है। चलिए समझते हैं हम इस फ्री फॉल को। अब यदि कोई वस्तु, अभी ये मार्कर ही है, ये वस्तु ही है, मैं नीचे से इसे उठाऊं तो इसे उठाने में मुझे कुछ न कुछ बल प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो जैसे ये हमारा ज़मीन, और ज़मीन पर से मैं किसी एक पिंड को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाकर पकड़ कर रखती हूँ। जब मैंने इसे यहाँ पर पकड़ कर रखा हुआ है तो इसका प्रारंभिक वेग जो है वो शून्य होगा। क्यों? क्योंकि ये स्थिरावस्था में है। क्योंकि ये इस तरह से स्थिरावस्था में होगी तो इसका प्रारंभिक वेग शून्य है। और जैसे ही इसे मैं छोड़ूंगी वैसे ही क्या होगा, ये नीचे की तरफ ऐसे गिरेगा। यानी कि पृथ्वी इसके ऊपर आकर्षण बल लगाएगी और अपनी तरफ खींचेगी और इस तरह से ये पिंड जमीन पर गिरेगा। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपसे कहा इस पिंड को मैंने ऊपर की तरफ उठाया और उठाने के लिए भी मैंने इस पर बल लगाया। अब मैं जितना ज़्यादा बल लगाऊंगी उतना ऊपर तक ये जाएगा। अगर बल में 5 न्यूटन लगा रही हूँ तो पृथ्वी भी उसे 5 न्यूटन से ही नीचे की तरफ खींचेगी। अगर मैं बल उस पर 10 न्यूटन लगा रही हूँ तो पृथ्वी भी उसे 10 न्यूटन के बल से ही उसको अपनी ओर खींचेगी। कहने का मतलब भले ही दोनों का परिमाण यानी कि 5 न्यूटन 10 न्यूटन ही है, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है। मैं इसे ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ और पृथ्वी उसे नीचे की तरफ खींचकर ज़मीन पर लाने की कोशिश कर रही है। कहने का मतलब ये जो दोनों ही बल हैं, ये दोनों ही बल हैं, समान हैं लेकिन विपरीत दिशा में हैं। तो मुक्त पतन किसे कहा जाएगा? मुक्त पतन को हम समझने के लिए कह सकते हैं कि जब कोई किसी पिंड पर केवल, जब किसी पिंड पर केवल, जब किसी पिंड पर केवल, ध्यान दीजिएगा, केवल गुरुत्वीय बल ही कार्य करता है। गुरुत्वीय बल, कोई और बल कार्य न करे। बल, जब किसी पिंड पर केवल गुरुत्वीय बल ही कार्यरत होता है, उस कार्यरत होने से वो पिंड गतिमान हो जाता है। ऐसी स्थिति को मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन कहते हैं। यानी कि भले ही मैंने यहाँ पर इस पिंड को नीचे से ऊपर उठाया, लेकिन ऊपर से नीचे आने के लिए केवल उस पर गुरुत्वीय बल ही कार्य कर रहा है। जब यहाँ से वो नीचे आता है तब एकमात्र गुरुत्वीय बल ही इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुरुत्वीय बल के अलावा इसको आकर्षित करने के लिए किसी और बल की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो बल मैंने लगाया था इस पिंड को स्थिरावस्था में लाने के लिए लगाया था। अब इस स्थिरावस्था से यदि वो नीचे की ओर गतिमान होती है तो इसे गतिमान करने के लिए एकमात्र गुरुत्वीय बल का ही उपयोग हो रहा है। कहने का मतलब इस समय इस पिंड पर मुक्त पतन लागू हो रहा है। यानी कि गुरुत्वीय बल ही केवल इस पिंड को पृथ्वी की ओर आकर्षित कर रही है। अब गुरुत्वीय बल के साथ साथ अगर मैं भी इसको नीचे की तरफ खींचती
तो ये प्रक्रिया मुक्त पतन की नहीं होती, या किसी और भी बल को नीचे की तरफ खींचने के लिए लगाया जाता तो ये प्रक्रिया मुक्त पतन की नहीं होती। लेकिन इस समय ये पिंड केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण ही नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इस पिंड पर मुक्त पतन लागू हो रहा है। ठीक है, तो मुक्त पतन में कौन सी दो चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो u = 0 होता है, यानी कि इस पिंड को, इस वस्तु को क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, और इस पर जो बल है वो गुरुत्वीय बल ही लगना चाहिए। अब जब गुरुत्वीय बल लगेगा तो स्वाभाविक है इस पर त्वरण ना लगकर गुरुत्वीय त्वरण निर्मित होगा। कौन सा त्वरण निर्मित होगा? गुरुत्वीय त्वरण। क्यों? क्योंकि पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है और इस पर जो बल लग रहा है वो केवल पृथ्वी द्वारा ही बल लगाया जा रहा है। इसलिए इस कंडीशन में ए जो होगा वो हमेशा जी होगा। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि जब गुरुत्वीय बल का आकर्षण होता है तो त्वरण जो है वो जी यानी गुरुत्वीय त्वरण में रूपांतरित हो जाता है। आपको शायद याद होगा 9वीं क्लास में न्यूटन ने गति संबंधी नियम दिए थे। न्यूटन ने गति संबंधी कुछ समीकरण दिए थे। न्यूटन के गति संबंधी हमने 3 समीकरणों को पढ़ा था। गति संबंधी समीकरण, तो क्या क्या समीकरण थे थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। पहला समीकरण हमारा था u = v = u + at, u + at। याद आ रहा है ये समीकरण आप लोगों को? ठीक है। दूसरा समीकरण था s = ut + ½ at²। ये न्यूटन का गति संबंधी दूसरा समीकरण है। और तीसरा समीकरण हमने पढ़ा था v² = u² + 2as। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम समझें तो u क्या है? प्रारंभिक वेग है। चलो दूसरे यहाँ पर लिख लेते हैं हम। यहाँ पर u जो है वो प्रारंभिक वेग है, v जो है वो अंतिम वेग है। उसके बाद a जो है वो त्वरण है। ये सामान्य त्वरण है क्योंकि ये गति सामान्य स्वरूप में हो रही है जो न्यूटन ने गति संबंधी समीकरण दिया था। इसके बाद s क्या है? विस्थापन है। और t जो है वो समय है। तो इन तीनों समीकरणों के घटकों को हमने यहाँ पर देखा। अब हम अपने मुक्त पतन की कंडीशन लेते हैं। मुक्त पतन क्या कहता है? प्रारंभिक वेग हमेशा 0 और एक ही जगह पर क्या रखना है? जी रखना है। यानी कि प्रारंभिक वेग 0 और एक ही जगह पर जी। अब एक ही जगह पर इसमें जी रखकर मुक्त पतन के दौरान ये समीकरण कैसे बनेंगे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है? v = इसी समीकरण में u + at। ठीक है, तो u कितना है मुक्त पतन में? 0 है। u हो गया 0, एक ही जगह पे क्या रखना है हमको? g रखना है। तो हमारा पहला समीकरण मुक्त पतन के लिए क्या बनता है? v = gt। ठीक है, इसी तरीके से ये पहला समीकरण, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पर भी हमने ये पहले समीकरण को देखा, अब हम दूसरे समीकरण को देखते हैं। दूसरा समीकरण क्या है देखें जरा। s = ut + ½ at²। ठीक है, तो ut + ½ at²। यहाँ पे u कितना है? फिर से एक बार 0, क्योंकि कंडीशन कौन सी है? मुक्त पतन की कंडीशन है। और 0 × t प्लस एक बार फिर से हाफ, और एक ही जगह पे हमको क्या रखना है? g t²। तो समीकरण क्या बन जाएगा? ये तो पूरा 0 हो जाएगा। s = ½ gt²। तो मुक्त पतन की कंडीशन में न्यूटन के गति संबंधी दूसरा जो समीकरण कुछ इस तरीके से बनेगा। अब तीसरे समीकरण में भी हम चेंजेस देख लेते हैं
कि तीसरा समीकरण किस प्रकार से बदल रहा है। तीसरा समीकरण है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, तो फिर से एक बार v² तो v² ही रहेगा और प्रारंभिक वेग के स्थान पर हम 0 रखेंगे प्लस 2a के स्थान पर हम gs। समीकरण क्या बन जाएगा, v² इज इक्वल टू 2gs। कहने का मतलब जब साधारण गति होती है, जब सामान्य गति किसी पिंड में पाई जाती है, जब सामान्य रूप से कोई पिंड गतिमान होता है, तो उसका जो समीकरण न्यूटन ने दिया था वो कुछ इस तरीके से है। और यदि कोई पिंड मुक्त पतन की स्थिति में है, फ्री फॉल की स्थिति में है, यानी उस पर केवल गुरुत्वीय बल प्रयुक्त हो रहा है, तब ये न्यूटन के तीनों समीकरण कुछ इस प्रकार से रूपांतरित हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये सारे समीकरण आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके साथ साथ में प्रश्न ये उठता है, क्या मुक्त पतन सामान्य रूप से पाया जाता है? क्या सामान्य रूप से मुक्त पतन हो सकता है? क्या ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो सकती है जिस पर केवल गुरुत्वीय बल ही लगे, बाकी और कोई बल ना लगे? तो सामान्य रूप से पृथ्वी पर कोई भी वस्तु मुक्त पतन की अवस्था में नहीं होती है। पृथ्वी पर यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उस पर गुरुत्वीय बल के अलावा भी बल लगते हैं। इसलिए पृथ्वी पर कोई भी वस्तु मुक्त पतन की स्थिति में नहीं होती है। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट जो वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है उसको देखेंगे कि एक वैज्ञानिकों ने एक लोहे का गोला ले लिया, ठीक है, और लोहे के गोले के साथ साथ में एक पंख ले लिया या फिर पत्ती ले ली, पेड़ की पत्ती ले ली। दोनों ही को एक साथ, दोनों का ही प्रारंभिक वेग 0 रखा, यानी कि ये स्थिरावस्था में थे। दोनों ही जो वस्तुएं थी, लोहे का गोला और ये पंख या तो ये जो वृक्ष की पत्ती, दोनों ही क्या थे, स्थिरावस्था में थे। उनको एक साथ कुछ इस तरीके से पकड़ा गया और फिर उनको एक साथ छोड़ दिया गया। तो आपको क्या लगता है, जब दोनों को एक साथ छोड़ा गया होगा तो दोनों को पर ही पृथ्वी अपना गुरुत्वीय बल लगाएगी ही, लगता है आपको? दोनों ही गिरेंगे नीचे, लेकिन कौन पहले गिरेगा? तो स्वाभाविक है लोहे का गोला पहले गिरेगा और ये जो पत्ती है वो धीरे धीरे लहराते हुए नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ गुरुत्वीय बल के बजाय, क्योंकि ये सामान्य स्थिति में रखा हुआ है, तो इस वस्तु और पृथ्वी के बीच, इस वस्तु और पृथ्वी के बीच कौन है? हवा है। इस वस्तु और पृथ्वी के बीच अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हवा है, ठीक है। अब वस्तु नीचे की तरफ गिरती है और हवा विपरीत दिशा में इसके घर्षण बल प्रयुक्त करती है, यानी कि ये हवा इसको नीचे गिरने नहीं देती। लेकिन लोहे का गोला क्या करता है, ये हवा के बल को, इस घर्षण बल को चीरते हुए नीचे की तरफ गिरता है और ये पत्ती जो है उतनी ही तेज़ी से इस घर्षण बल को चीर नहीं पाती, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे लहराते हुए नीचे की तरफ गिरती है। तो यहाँ पर आप देखोगे केवल ये गुरुत्वीय बल ना लगकर विपरीत दिशा में घर्षण बल भी प्रयुक्त हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के वातावरण में मुक्त पतन की स्थिति होती नहीं है। अब क्या करें? मुक्त पतन की स्थिति हवा में उत्पन्न नहीं होती, तो फिर कहाँ उत्पन्न होगी? तो मुक्त पतन की स्थिति ऐसी जगह पर उत्पन्न होगी जहाँ पर हवा भी नहीं होती। तो ऐसी जगह कौन सी होती है? निर्वात की, यानी वैक्यूम की। अगर हम इस स्थान पर वैक्यूम क्रिएट कर दें,
यहाँ पर हम अगर निर्वात की स्थिति उपस्थित कर दें तो ये दोनों ही जो वस्तुएं हैं वो एक साथ ही नीचे पृथ्वी पर गिरेंगी। तो वैज्ञानिकों ने फिर से इन दोनों वस्तुओं को एक बड़े से कांच के चेंबर में रख दिया, ठीक है, और इसे पूरी तरह से पैक कर दिया और यहाँ से इसके हवा को भी बाहर निकालकर इसके अंदर क्या क्रिएट कर दिया, निर्वात बना दिया, वैक्यूम बना दिया, ठीक है, वैक्यूम की स्थिति उत्पन्न कर दी। अब फिर से वही क्रिया दोहराई गई और उस क्रिया को दोहराते समय क्या किया, फिर से इस लोहे के गोले को और इस पंख को साथ में पकड़ा गया और स्थिरावस्था में रखा गया और फिर साथ में इसको छोड़ दिया गया। इस बार उन्होंने ये निरीक्षण किया कि ये दोनों की दोनों चीज़ें एक साथ ही गिरती हैं। तो क्यों एक साथ गिरी? क्योंकि हवा इसके अंदर नहीं है। जब हवा नहीं है तो हवा का ये घर्षण बल नहीं लग रहा और इस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ दोनों पर ये पृथ्वी का गुरुत्वीय बल ही लागू हो रहा है। इसके अलावा कोई और दूसरा बल इन दोनों ही वस्तुओं पर लागू हो रहा नहीं है। इसलिए ये स्थिति जो होगी वो कौन सी होती है? मुक्त पतन की स्थिति होती है। कहने का मतलब सार में हम यही समझ सकते हैं कि मुक्त पतन, ये समझने मुक्त पतन कब होता है? जब कोई वस्तु स्थिरावस्था पर हो और उस वस्तु पर एकमात्र सिर्फ गुरुत्वीय बल ही लागू होता हो। हमने इस पूरे वीडियो में ये भी देखा कि मुक्त पतन के दौरान न्यूटन के 3 समीकरण किस तरीके से परिवर्तित हो जाया करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, परीक्षा में आपको बहुत बार पूछा जाता है और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी आपको पढ़ना और समझना चाहिए और मुक्त पतन की मुद्दे को क्लियर करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये मुक्त पतन फ्री फॉल का मुद्दा स्पष्ट हुआ होगा और यदि इसमें कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।